दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 57। देखिए, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1426 से। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य ताप माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इसी जगह क्वेश्चन होता दोस्तों कि मानव तापमान ह्यूमन टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता, तो आप बता सकते हैं 37 सेल्सियस। आइए अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान होता है मानव शरीर का। सेल्सियस में 37 सेल्सियस, -40 सेल्सियस पर अर्थात -40 जब सेल्सियस तापमान होता है उस समय फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसी का भी आगे है। फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट एवं 212 फ़ारेनहाइट माप बिंदु है। रोमर पैमाना में हिमांक OR और भाप बिंदु जो होती है वह 80R होती है। देखिए इसमें क्या है, 0R और ये 80R होती है रोमन पैमाने के अनुसार। और केल्विन पैमाने में देखा जाए तो यह हिमांक होता है 273 केल्विन। भाप बिंदु 373 केल्विन, क्योंकि जो पानी है वह 100 सेल्सियस पर उबलता है। जब 273 में हम 100 जोड़ देंगे तो भाप बनने का मतलब जो द्रव होगा वही तो भाप बनेगा, जैसे कि पानी। तो पानी का अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आप कह सकते हैं 100 सेल्सियस होता है। उसी 100 को 273 में जोड़ के 373 यहाँ पर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए परम शून्य तापमान कितना होता है, -273 से 15 सेल्सियस होता है। कितना कह सकते हो, -273 या 15 सेल्सियस होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं परम शून्य तापमान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1427। देखिए, जी टन खालिस्तान में उत्पादित किया जाता है और जाइलम में खालिस्तान में संचारित किया जाता, जहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों और टहनियाँ। देखिए कैसे, जीटन जड़ों में उत्पादित किया जाता है और जाइलम में टहनियाँ संचारित किया जाता है, जहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को, जैसा कि आपके सामने है। जीटन जड़ों में उत्पादित किया जाता है और जाइलम में टहनियों का संचारण या संचारित की जाती हैं, जहाँ ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। और जंतुओं में भी कोशिका पाई जाती है और पेड़ पौधों में भी कोशिका पाई जाती है। जंतुओं को एनिमल सेल्स कहते हैं और पेड़ पौधों की प्लांट सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब अपना हम क्वेश्चन देखेंगे 1428। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जाइन अ पर्सनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप उपकरण से पाचन तंत्र का परीक्षण किया जाता है। कभी प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, तो इंडोस्कोप के माध्यम से ही पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। पक्वाशय, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, में भोजन पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। पित्तरस क्षारी होता है और ये भोजन को अम्ली से क्षारी बना देता है। अग्नाशय से रस आकर भोजन में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। देखिए पहला ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन एवं पेप्टेन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अमाइलेज, ये मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात पूरा का पूरा अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंतरिक रस छोटी आंत से निकलता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। यह लगभग दिन में 2 लीटर या 2.25 लीटर लगभग निकलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1429। खालिस्तान इज नॉट कॉज्ड बाई
एयरबोर्न ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो हेपेटाइटिस बी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को हिंदी में समझते हैं। हेपेटाइटिस बी का कारण नहीं है एयरबोर्न ट्रांसमिशन का। हेपेटाइटिस विषाणु से होने वाला एक संक्रमित रोग है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। इसे पीलिया या पंडु रोग भी कहते हैं। इसमें पीलिया में होता क्या है आप समझे। आँखों का रंग और नाखूनों का रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है। इससे पीड़ित रोग को पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीली हो जाती है। इस रोग के कारण मृत्यु भी दोस्तों हो सकती है अगर समय पर ना जानकारी हो। हेपेटाइटिस रोग कई प्रकार का होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1430। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है। तो एलिसा शामिल नहीं। एलिसा क्योंकि ये एड्स की जांच के लिए होता है। बाकी आरएसटी राष्ट्र जिसको आईजी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एआईसी, ये सभी की सभी जब एलर्जी हो जाती है ब्लड में तो जांच की जाती है। बट एलिसा का जांच किस में की जाती है, ये एड्स में जांच की जाती है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। एलिसा मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में शामिल नहीं है। हीमोग्लोबिन एआईसी खून जांच से संबंधित है। एलिसा जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे कहते हैं, ये एचआईवी वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। एचआईवी वायरस, ये वायरस किसका, एड्स का है। और एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट से पता चलता है रोगी एड्स से पीड़ित है या नहीं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये एचआईवी संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है। दोस्तों इसमें क्या होता है, एचआईवी में ये एड्स जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे असर लाती, लगभग 2 से 5 साल का समय लेती, फिर किसी व्यक्ति को पता चल पाता है कि उसको एड्स है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1431। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो आप उद्देश्य पढ़ सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, सी नंबर है, ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही प्रतिकृति बनाया जा सके। देखिए जन औषधि अभियान का उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही प्रतिकृत बनाया जा सके, अर्थात इसका यूज बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी होना चाहिए। जन औषधि के द्वारा जन साधारण का पहुंच चिकित्सक के हर स्तर को प्राप्त करना, असाध्य रोग में गरीब सक्षम एवं परम आवश्यक दवा उपलब्ध कर सके उस स्तर के मशीनरी विकसित करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1432। देखिए क्या दिया गया है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा जिसको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं निम्न में से किसका भाग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। आप सबसे पहले समझ लो वर्टिब्रेटा होता क्या है। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो वर्टिब्रेटा से रिलेटेड है। नॉन वर्टिब्रेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाए इसको कॉर्डेटा भी कहते हैं। कॉर्डेटा के अंतर्गत वह जंतु आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नॉन कॉर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। कॉर्डेटा को हिंदी में कशेरुकी कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा को हिंदी में अकशेरुकी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि शरीर में वर्टेब्रा है जो ये किस अंग का एक भाग है। तो ये रीढ़ की हड्डी का यह भाग होता है। आइए देखते हैं। देखिए स्तन और अस्थियों के नाम, जैसे कान, कर्ण की बात करें तो इसमें एमेलियस, इनकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिस या स्टेपिस ही होती है। ऊपरी बाहु, इसमें ह्यूमरस होती है। अग्र बाहु रेडियो अल्ना जिसको बोलते हो आप। कलाई कार्पल्स, कार्प्स बोलते हैं इसको। हथेली मेटाकार्प्स बोलते हैं। अंगुलियां फेलेंजेस बोलते हैं। जांग फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती कौन सी, जांग, या सबसे बड़ी और मजबूत। घुटना में क्या होती, पटेला बोन्स होती। टखना में टॉर्सल बोन्स होती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है 1433। खालिस्तान रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्कोसिस। क्या हो जाएगा, सिल्कोसिस। सिल्कोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। सिल्कोसिस रोग खानों में काम करने वालों को होता है। खान जिनको माइंस बोलते हैं, चाहे वो
किसी मेटल्स की माइंस हो या कोयले की माइंस हो या अदर सिर्फ मिट्टी की खुदाई हो। किसी टाइप्स की माइंस हो तो उसमें सिलिकोसिस बीमारी होने की प्रबल संभावना रहती है। तांबा की मात्रा में वृद्धि से शरीर में विल्सन रोग होता है। अगर तांबा की मात्रा अपने बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो कौन सा विल्सन रोग होता है। अब इटाइटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो इटाइटाई रोग होता है वो किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। अब आगे देखिए, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्सियंस 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। एस्बेस्टस, शीशा, सीमेंट आदि की खानों एवं कारखानों में काम करने वालों को खनिज की अधिकता वाले रोग हो जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1434। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या है, हेप्टोलॉजी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1435। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अगर इसी जगह दोस्तों क्वेश्चन होता कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो आप कह सकते हैं कि विटामिन के है। विटामिन के थक्का रक्त के जमाने में सहायता करता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। सामान्यतः रक्त थक्का 2 से 5 मिनट में बनता है। रक्त की थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन है। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, तो आप कह सकते कि हिपैरिन प्रोटीन की वजह से नहीं जमता है। और बाहर किसकी वजह से जम जाता है, फाइब्रोनोजन की वजह से जम जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1436। देखिए क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। करेक्ट आंसर हो जाए सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है यह ब्रेन का लगभग 60 से 70% भाग होता है। सारे के सारे सोचने समझने वाले काम सेरिब्रम ही करता और यह मस्तिष्क का अहम हिस्सा भी होता है। मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम पेंडलक को ट्यूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता अर्थात रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन। देखिए सेरिब्रम अलग चीज है, जो सबसे विकसित भाग, उसके जस्ट बाद सेरिबेलम है जो शरीर के बैलेंसिंग या बॉडी बैलेंसिंग का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला भाग होता है जिसे आप लोग छोटा दिमाग कहते हैं। इनका कार्य उपापचयन, रक्तदाब, हृदय धड़कनों आदि का नियंत्रण करना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, मूली किसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाए जड़। मूली क्या है, एक प्रकार की जड़ है जिसका हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को। मूली जड़ है, हम सभी को पता है। मूसला जड़ों का रूपांतरण ही उदाहरण है। शंकु आकार का गाजर, कुंभी रूप का शलजम जिसको चुकंदर कहते हैं, तुर्क रूपी जिसको फुसी फ्रॉम कहते हैं मूली। तनों का रूपांतरण उदाहरण है कंद, आलू, धन कंद जिसको कॉर्न कहते हैं, बंडा केशर, प्रकंद, देखिए प्रकंद को राइजोम कहते हैं, हल्दी, अदरक। शलकंद, इसमें प्याज है। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकर से जुड़ा होता है। जड़ का काम क्या होता है कि भूमि के नीचे से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पेड़ की पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। जब पेड़ अपना भोजन बना लेता है, उस भोजन को पेड़ की या पेड़ पौधों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। और पूरी क्रिया जो होती है इनमें भोजन बनाने की, उसको प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1438। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण विज्ञान जिसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं।
वर्गीकरण विज्ञान जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का है, जो द्विनाम पद्धति कहलाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए 1439, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। जब हम लोग प्याज की कटिंग करते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते, तो किस यौगिक के कारण होता? तो वह होता सल्फर। अब देखिए, प्याज लहसुन आदि पदार्थों में सल्फर पाया जाता है, सल्फर रबर में मिलाया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1440, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भू विज्ञान। क्या भूविज्ञानी, जिसको पेडोलॉजी या पेडोलॉजी इसको कहते हैं। देखिए क्वेश्चन के आंसर को, भूपर्पटी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा पर्वत पठार की टूट फूट एवं पेड़ पौधे जीव जंतु आदि के सड़ने गलने से बनती है। यह हजारों साल का दोस्तों प्रोसेस होता है। मृदा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मृदा अपरदन कारण भूमि क्षरण हो रहा है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण वन की कटाई, आधुनिक तकनीकी एवं कीटनाशक का अविवेकपूर्ण प्रयोग, जल का उचित प्रबंध में कमी आदि प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत का मृदा लावा निर्मित है, मैग्मा जिसको कहते हैं। उत्तर भारत का मृदा जलोढ़ मृदा मुक्ता है। जलोढ़ में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की फसलें दोस्तों होती हैं, और जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन करता है? नदियाँ जो अपने साथ गाद लाती उससे निर्माण करती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 1441, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो करेक्ट आंसर हो जाए क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है? जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये किसी भी प्रकार के कोई भी जंतु में नहीं पाया जाता, क्योंकि जंतु में कोई भी प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव का नामांकन पुरकिंजे ने किया है। जीव द्रव का 76% ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव द्रव में लगभग 80% जल होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की है। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में ग्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1442, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। देखिए, एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुषों के रोगों स्थितियों से संबंधित है। देखिए, विज्ञान की शाखा और संबंधित रोग। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से, एंट्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, इंटोमोलॉजी कीट पतंगों की स्टडी, ग्रेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1443, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाए यकृत। यूरिया का जो निर्माण है वह यकृत में होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1444, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगा? एडफोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। आइए देखते हैं,
जीवित मृदा पर जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा एडफोलॉजी में किया जाता है। शाखाएं और अध्ययन देखिए, सिल्वी सिलिव कल्चर जिसको कहते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑरेंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1445, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर, जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो रोगी का तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। पोलियो रोगी जीवन भर चलने में पूर्ण रूप में सक्षम नहीं होते हैं। भारत में पल्स पोलियो अभियान 1997 से 98 ईस्वी में शुरू किया, जो पूरी तरह सफल रहा। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1446, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हिंदी में प्राकृतिक चयन भी कहते हैं। आइए देखते हैं, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1447, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज। बाकी गल्स हुआ, कैंसर, हीमोफीलिया, ये मनुष्य के अंदर की ये किसी भी प्रकार के जानवर से नहीं होती। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज खैडो वायरस से फैलता है। रेबीज रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता, अंततः मर जाता और पानी से डरता है। हीमोफीलिया आनुवांशिकता रोग है, अर्थात ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1448, हमारा दंतवल्क जिसको एनेमल कहते हैं किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? कैल्शियम। किससे बना होता है दोस्तों? आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर देना है। तो दोस्तों, दंतवल्क जो हम लोगों का होता है दांतों का, आप लोग बताइए किससे बना होता है? चलिए हम ही बता देते हैं, कैल्शियम फास्फेट से यह बना होता है। आइए इसके क्वेश्चन के आंसर को भी समझते हैं। हमारा दंतवल्क जिसको एनेमल इंग्लिश में कहा जाता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम का एस डोलोमाइट, कैलामाइट, जिप्सम आदि हैं। डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3 है। मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 बार दांत निकलते हैं, एक अस्थाई जिसको टेम्परेरी कहते हैं, एक स्थायी जिसको परमानेंट कहते हैं। पायरिया रोग मसूड़ों को कमजोर करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1449, मनुष्य में ताप नियमन जिसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। पोस्टीरियर जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होती है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। कौन? हाइपोथैलेमस में ध्यान रखो, प्यार है, घृणा है, मोहब्बत है, ताप नियंत्रण है, प्यास है, भूख है, ये सब चीज़ें कौन? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। कान हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में सहायता करता है, इसीलिए सर्दियों में दोस्तों कान ढका जाता है और गर्मियों में भी लोग ढकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1450, निम्नलिखित में से किसे होमोडोंट दांत पाए जाते, किस में पाए जाते? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मछली, फिश जो होती वह होमोडोंट के अंतर्गत आती है। देखिए, मछली मत्स्य वर्ग की जीव है। इस वर्ग के जीव असमतापी जंतु होते, अर्थात अपने शरीर को तापमान पानी के तापमान के अनुसार कम और ज़्यादा कर लेते हैं। इनका जो हृदय होता है द्विवेशमी होता है और मनुष्यों का 4 वेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इस वर्ग के जीव श्वसन गिल से करते हैं, अर्थात गलफड़ों से करते हैं। स्कोलियोडोन, टॉर्पीडो, दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग में आते हैं।
दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको मिलती रहेगी। ये आपको करना क्या है, इसे अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।